नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि डेवलपमेंट या विकास का असल मतलब आखिर है क्या। देखिए, अक्सर अर्थशास्त्र की जो किताबें होती हैं ना, वो अंग्रेजी में होती हैं और उनके भारी भरकम शब्द समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, किताबें भले ही अंग्रेजी में लिखी हों, आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अपनी आम बोलचाल की हिंदी में समझेंगे। तो चलिए, व्यक्तिगत लक्ष्यों से लेकर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी तक के इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे विकास के मायनों से, फिर देखेंगे आय और अन्य लक्ष्य, उसके बाद राष्ट्रीय आय, राज्यों की तुलना, फिर बात करेंगे सार्वजनिक सुविधाओं और बीएमआई की, और आखिर में समझेंगे सतत विकास को। तो आइए, सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं, विकास के विभिन्न अर्थ। सोचकर देखिए, विकास का असल मतलब होता क्या है। सच तो ये है कि विकास कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। जो एक इंसान के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल बेमतलब हो सकता है। जैसे अगर किसी दिहाड़ी मजदूर की बात करें, तो उसके लिए विकास का सीधा सा मतलब है कि उसकी दिहाड़ी 400 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाए, बस उसकी दुनिया वहीं सेट है। लेकिन एक किसान के नजरिए से सोचें तो उसके लिए विकास तब होगा जब उसे अपनी फसल का बाजार में एक बेहतरीन दाम मिले। दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं, है ना। इसलिए विकास के मायने भी सबके लिए पूरी तरह से अलग होते हैं। और पता है, कई बार तो विकास सच में विनाशकारी भी हो सकता है। मान लीजिए शहर के पास एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है। अब शहर में रहने वालों के लिए तो ये एकदम कमाल की बात है। उन्हें 24 घंटे बिजली मिलेगी, भरपूर पानी मिलेगा। उनके लिए तो ये 100% विकास है। लेकिन जरा उन स्थानीय लोगों के बारे में सोचिए, जिन्हें उस बांध के बनने की वजह से अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। उनकी जमीन, उनका रोजगार, सब कुछ हमेशा के लिए छिन गया। तो यहाँ एकदम साफ दिखता है कि कैसे शहर का फायदा स्थानीय लोगों के नुकसान और विस्थापन का कारण बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, जो है आय और अन्य लक्ष्य। ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा कमाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन क्या जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी है? एक तरफ हमारे भौतिक कारक हैं, जैसे ढेर सारा पैसा, महंगी कारें और लग्जरी जूते, और दूसरी तरफ है गैर भौतिक कारक, जैसे आज़ादी, बराबरी, नौकरी की सुरक्षा और समाज में सम्मान। जरा एक ऐसे कर्मचारी की कहानी सोचिए जो किसी बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। सैलरी तो छप्पर फाड़ के मिलती है, लेकिन वहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं है और नहीं कोई इज्जत या बराबरी का दर्जा मिलता है। क्या हम इसे सच्चा विकास कहेंगे? बिल्कुल नहीं। सच्चा विकास तभी होता है जब इन भौतिक और गैर भौतिक दोनों चीजों के बीच एक शानदार बैलेंस हो। आइए अब तीसरे खंड पर आते हैं, राष्ट्रीय विकास और आय। अभी तक हमने व्यक्तिगत लक्ष्यों की बात की, लेकिन अब जरा नजरिए को बढ़ाते हैं। जब देश के हर नागरिक के लक्ष्य इतने अलग अलग हैं, तो अर्थशास्त्री पूरे देश की प्रोग्रेस को कैसे मापते होंगे? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। इसका जवाब छिपा है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम में, जिसे औसत आय भी कहते हैं। देखिए, दो देशों की तुलना करने के लिए सिर्फ उनकी कुल कमाई देखना गलत है, क्योंकि हर देश की आबादी अलग होती है। इसलिए अर्थशास्त्री देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक छोटे से देश में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। उनकी कमाई है 4, 5, 6 और 5 रुपए। सबको जोड़ दें तो कुल कमाई हुई 20 रुपए। अब इस 20 को 4 लोगों से भाग दें तो औसत कमाई 5 रुपए निकल कर आती है। बस बिल्कुल इसी तरह पूरे देश की औसत आय भी निकाली जाती है। अब इस $6,700 के नंबर पर ध्यान दीजिए। 2019 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $4,930 से ज्यादा है, वो अमीर देश कहलाते हैं, और जिनकी $2,500 से कम है, वो गरीब देश। हमारा अपना भारत प्रतिवर्ष $6,700 की औसत आय के साथ ठीक इसी विशिष्ट नंबर पर मौजूद है, और यही आंकड़ा भारत को एक निम्न मध्यम आय वाला देश बनाता है। चलिए अब अपने चौथे खंड की तरफ मुड़ते हैं, राज्यों की तुलना। आइए अपना ध्यान वापस भारत पर लाते हैं और 3 खास राज्यों की तुलना करते हैं। ये टेबल बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आंकड़े हमेशा वो नहीं बताते जो पहली नजर में लगता है। यहाँ हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय इन तीनों में सबसे ज्यादा है। लेकिन जरा शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और नेट अटेंडेंस रेशियो जैसे हेल्थ और एजुकेशन के अहम पैमानों को देखिए। इन सब में केरला हरियाणा से कहीं ज्यादा आगे है।
इससे एक बात तो साफ साबित हो जाती है कि सिर्फ सबसे ज्यादा पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई राज्य हर मामले में डेवलप्ड है। इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने 5वें खंड पर, सार्वजनिक सुविधाएं और बीएमआई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कम औसत आय वाला राज्य भी बेहतर विकास हासिल कर ले? इसका सीधा सा जवाब ये है कि जेब में रखा पैसा वो सारी चीजें और सेवाएं नहीं खरीद सकता जो एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती हैं। कितना भी पैसा हो, वो अकेले एक प्रदूषण मुक्त हवा नहीं खरीद सकता। और अगर समाज में सही बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो सिर्फ पैसा किसी भी समुदाय को खतरनाक बीमारियों से बचा नहीं सकता। साफ है कि अच्छी जिंदगी के लिए पैसों के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तो फिर केरल की इस शानदार कामयाबी का असली राज क्या है? राज है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ बेहतरीन क्लिनिक और अस्पतालों का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क है। वहाँ गरीबों को राशन बांटने के लिए एक बहुत ही प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस काम करती है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों की भरमार है। यही वो खास सार्वजनिक सुविधाएं हैं जिनके शानदार मैनेजमेंट की वजह से केरल अपनी शिशु मृत्यु दर को 7 जैसे बेहद निचले और बेहतरीन स्तर पर बनाए रखने में कामयाब रहा है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बात हो गई तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को मापना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले वजन को किलोग्राम में माप लेते हैं, फिर ऊंचाई को मीटर में मापकर उस नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग कर देते हैं, और आखिर में वजन को ऊंचाई के उसी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बस ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल की कैलकुलेशन है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है जिसका वजन 120 किलो है और ऊंचाई 2 मीटर है। 2 का स्क्वायर हुआ 4। अब जब हम 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 30। ये फॉर्मूला साफ दिखाता है कि 25 से ज्यादा बीएमआई होने की वजह से वो लड़का ओवरवेट यानी अधिक वजन की कैटेगरी में आता है। इसी तरह जब बड़े पैमाने पर मानव विकास रिपोर्ट बनती है तो उसमें ऐसे ही अन्य हेल्थ पैमानों को भी देखा जाता है, जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि भारत के लिए लगभग 69.7 वर्ष दर्ज की गई है। और अब हम आ गए हैं अपने बिल्कुल अंतिम खंड पर, सतत विकास की आवश्यकता। अब वक्त आ गया है कि थोड़ा भविष्य की तरफ देखा जाए और ये सोचा जाए कि हमारे आज के विकास की इस तेज रफ्तार का आगे चलकर क्या असर होने वाला है। हमें 2 बहुत ही अहम संसाधनों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ है नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए और बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरी तरफ है गैर नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हमें आने वाले कल के लिए बचाकर और संभाल कर रखना है। देखिए, सच्चा और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है जहां हम आज तरक्की तो करें लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना। हमें उन संसाधनों को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए जिनकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या विकास की ये मौजूदा रफ्तार अगली पीढ़ी के लिए पर्याप्त संसाधन और एक साफ सुथरा पर्यावरण छोड़ रही है? क्या हम वाकई आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ रहे हैं? तरक्की करना बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने भविष्य को दांव पर लगाकर नहीं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण विकास के असली मतलब को एक नए और आसान नजरिए से समझने में बहुत मददगार साबित हुआ होगा।